हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। पिछला वीडियो डबल कॉलम कैश बुक के बारे में था, जिसमें हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन किया हुआ है। आज भी हम थोड़ा सा और जानेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। कुछ एंट्रीज रह गई थी, कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। डबल कॉलम कैश बुक में आपका बैंक का कॉलम और कैश का कॉलम दोनों होते हैं, और इसको एक ओरिजिनल बुक और लेजर अकाउंट दोनों में ही ट्रीट किया जाता है। इसीलिए जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं अपने व्यापार में, तो हमें लेजर अकाउंट कैश का और बैंक का बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमने पीछे वाले वीडियो में शेयर किया है आपसे। आप जाके उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसके बाद इसको देखिएगा। इसमें हम थोड़ी सी और एंट्रीज आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी एंट्रीज के बारे में ना रहे। पीछे हमने जो डिस्कशन किया था वो थी मेनली आपके कैश से संबंधित। कैश सेल हुआ, कैश परचेज हुआ, फिर डिपॉजिट किया है ना, कैश अपना बैंक में डिपॉजिट किया या किसी से मिला, ये सारी एंट्रीज हमने डिस्कस करी थी। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो आपका बैंक से संबंधित ज़्यादा रहेगा कि बैंक में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, जिनको कि आपको सावधानीपूर्वक कैश बुक में किस तरीके से शो करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एक डबल कॉलम कैश बुक का एक प्रोफार्मा बना लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रोफार्मा की डेट होती है, पार्टिकुलर्स होता है, ये एलएफ होता है, और ये अमाउंट कैश बुक का और बैंक का। अगेन डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, और ये कॉलम आपका हो गया। इतने सारे कॉलम होते हैं आपके कैश बुक में। डबल कॉलम कैश बुक यहाँ लिख सकते हैं, वैसे हेडिंग पड़ा हुआ है आपका। यहाँ पे होता है डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। अगेन वही कॉलम आएंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ और कैश और बैंक। ठीक बच्चों, ये तो हो गए डबल कॉलम कैश बुक के आपके सारे कॉलम। अब हम एंट्रीज यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे आपसे, और उसको यहाँ कैसे शो करना है ये हम जानेंगे। ठीक बच्चों, सारी एंट्रीज हमने आपको समझा दी थी, फिर भी मैं एक बताता हूँ। प्रिपेयर ए डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में आपका डेट आ गया, जैसे कि 1 जनवरी 2023 का। यहाँ आपका कैश इन हैंड ₹50,000, और यहाँ पर आता है कैश एट बैंक, और ये आ गया आपका 25,000। इसमें कोई खास बात नहीं है, हमने आपको पीछे ये एंट्री बताई थी। डेट डालेंगे 2023 1 जनवरी। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD. BD stands for
बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। अब कैश में है 50,000, तो कैश के कॉलम में हम 50,000 लिख देंगे, 50,000, और बैंक के कॉलम में हम 25,000 ले लेंगे। ये हमारा बैलेंस पीछे से आया है, हमारा व्यापार चल रहा है, तो व्यापार चल रहा है, उसमें हमारे पास ये बैलेंस था, वो आ गया है। 5 जनवरी 2023 को हमने आपको कहा है कि आज हम बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन को समझेंगे। तो बैंक के ट्रांजैक्शन समझ लीजिए। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, $10,000। हमने क्या किया कि बैंक में 10,000 रुपया जमा कर दिया। हमारे पास 50,000 था और 10,000 हमने बैंक में और जमा कर दिया। तो क्या एंट्री होगी, क्या समझ सकते हैं आप इससे? बैंक एक एसेट अकाउंट है, हमने कहा हुआ है कि जब कोई इंक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, और जब डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। इसमें दोनों चीज़ है। हमें कैश बुक में हम कैश का कॉलम भी मेंटेन कर रहे हैं और बैंक का कॉलम भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये कंट्रा एंट्री है, हम कैश में भी लिखेंगे और बैंक में भी लिखेंगे। कैश में क्या होगा, इसकी एंट्री पहले तो जनरल में समझ लीजिएगा। जनरल में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे व्यापार से कैश गया तो डिक्रीज हो गया तो वो क्रेडिट हो गया, और बैंक में कैश इंक्रीज हो गया है तो उसको हमने डेबिट कर दिया। तो नेचुरली बैंक को हमने डेबिट किया है, तो बैंक को यहाँ लाएंगे 5 जनवरी। बैंक को डेबिट किया है, बैंक के कॉलम में हमें कैश बढ़ाना है, तो किससे बढ़ाएंगे, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कैसे हमारे बैंक में गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000। ठीक, यहाँ पे आ गया 10,000। अगेन ये एंट्री यहाँ भी होगी 2023 5 जनवरी को। यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, और ये कैश में आ जाएगा हमारा 10,000, क्योंकि कैश में अमाउंट डिक्रीज हो गया, यहाँ से भुगतान हुआ है, इसलिए हमने इसको डिक्रीज कर दिया, क्रेडिट में लिख दिया। यहाँ बैंक बढ़ा हुआ है, इसलिए हमने बैंक को बढ़ा दिया है। सामने वाले अकाउंट का पार्टिकुलर्स में उसका विवरण देते हैं, तो वो आपने नोट कर दिया। तो ये डिपॉजिट की एंट्री हो गई आपकी। एक और बात करते हैं, इसमें जब हम लिखते हैं तो यहाँ सी लिख देते हैं और यहाँ सी लिख देते हैं। हमने आपको बताया था कि इसको हम कंट्रा वाउचर मानते हैं। कंट्रा वाउचर का मतलब, कंट्रा वाउचर से क्या मतलब निकलता है, कंट्रा वाउचर से मतलब निकलता है इसकी कोई पोस्टिंग हमें लेजर अकाउंट्स में जाके नहीं करनी है। दोनों एंट्रीज आपकी हो गई, क्रेडिट भी हो गई और डेबिट भी यही हो गई। अब हमें कहीं और जाके एंट्री नहीं करनी है, इसलिए हमने इसको सी लिख दिया है यहाँ पे कि अब कोई फॉलियो की जरूरत नहीं है, यहीं पे दोनों एंट्रीज हो गई। बात समझ में आ गई। 8 जनवरी 2023 withdrew cash for office use। $5,000। हमने बैंक से कैश निकाल लिया। हमने क्या किया, बैंक से कैश निकाल लिया, यहाँ हमने जमा किया था और यहाँ हमने ऑफिस के खर्चे के लिए कैश निकाल लिया। तो क्या एंट्री करते हैं, अब यहाँ क्या हुआ, हमारे पास व्यापार में कैश बढ़ गया तो वो डेबिट आ जाएगा, और बैंक में कैश कम हो गया तो बैंक का कॉलम यहाँ कम हो जाएगा और कैश का कॉलम यहाँ बढ़ जाएगा। डेट लिख दीजिए 8 जनवरी। टू बैंक से निकाला तो बैंक अकाउंट, और कितना 5,000 आपको कैश वाले कॉलम में लिखना है। ये ध्यान रखना कि हमें किस कॉलम में क्या लिखना है। कैश यहाँ बढ़ रहा है इसलिए कैश को बढ़ाएंगे, और बैंक यहाँ कम हो रहा है तो बैंक को बढ़ाएंगे। 8 जनवरी यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश अकाउंट।
ये भी सी हो गई और ए बैंक वाले अकाउंट में आ जाएगा। बैंक में कब हो गया ना, हमने कैश निकाल लिया, बैंक में कब हो गया, तो कम वाला रिसीट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, और क्रेडिट में आएगा पेमेंट में, सॉरी, और यहाँ से हमें यहाँ रिसीट हो गया तो यहाँ हमारे कैश में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? कैश हमने विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया है तो फर्म के पास कैश बढ़ गया, फर्म के पास कैश बढ़ गया तो कैश बुक में कैश बढ़ना चाहिए, तो इसलिए कैश को इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पर रिसीट हो गया है, यहाँ पर डेबिट साइड है, ये है डेबिट साइड और ये है आपकी क्रेडिट साइड। ये है, इसको बोलते हैं रिसीट और इसको बोलते हैं पेमेंट। और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बैंक से पैसा पेमेंट हुआ 5,000, इसलिए यहाँ लिखा गया। हमारे व्यापार में 5,000 बढ़ गया, इसलिए यहाँ लिखा गया रिसीट हो गया। बात समझ में आ गई? अब इसमें कोई डाउट नहीं, रिसीट भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, पेमेंट देकर रिसीट। अब क्या हुआ कि ये तो हो गया कैश का ट्रांजेक्शन। एक और ट्रांजेक्शन कैश का हो सकता है, मान लो 10 जनवरी, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ₹2000, 2,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। 2,000 रुपये किस लिए निकाल लिए? पर्सनल यूज के लिए। अब इसकी एंट्री क्या होगी? कैश तो यहाँ भी निकाला था, लेकिन ये ऑफिस यूज के लिए निकाला था, ये पर्सनल यूज के लिए निकाला था। हमने बताया था जब ऑनर पैसा लगाता है तो उसको रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट, और जब ऑनर पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर बैंक कम हो गया है 10 जनवरी को बाई ड्राइंग अकाउंट। कितना? 2000। बैंक से निकाला ना, बैंक से बाई 2000 फ्रॉम बैंक। क्लियर कर दो यहाँ। अगर कैश होगा तो कैश में आएगा, लेकिन विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक अगर लिखा हुआ है तो बैंक वाले अकाउंट में आएगा। दोनों चीज़ों में अंतर हो जाता है। देखो, कैश अगर केवल लिखा हुआ है तो आप कैश में निकालेंगे, लेकिन अगर फ्रॉम बैंक लिखा हुआ है तो बैंक से बैंक पे दिखाएंगे। ठीक बात? तो ये हो गया हमारा, इसकी एक ही एंट्री होगी। ये कोई कंट्रा एंट्री नहीं है, ये कोई कंट्रा एंट्री नहीं है, ये उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर दिया है। ये तो कैश की एंट्रीज हो गई आपकी। अब हम आते हैं चेक पर। डिपॉजिट चेक, receipt from Tilak Singh, deposited check in the bank, receipt from Tilak Singh। तिलक सिंह से हमें एक चेक मिला और हमने उसको बैंक में जमा कर दिया। कितने रुपए का? 5,000 रुपीज का। 5,000 रुपये का चेक मिला हमको तिलक सिंह से और हमने बैंक में जमा कर दिया। सीधी सी तो बात यह है कि बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक को रिसीट हो गया। बैंक को रिसीट हो गया तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे, बैंक का कॉलम में बात खत्म हो जाएगी। 12 जनवरी को क्या एंट्री होगी? कौन किससे मिला? तिलक सिंह से मिला। टू तिलक सिंह 5,000 बैंक की कॉलम में आएगा, बैंक की कॉलम में आएगा। ये तो हो गया कि रिसीट हमें मिल रही है चेक से और चेक हमने बैंक में जमा कर दिया। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री इसकी होगी कि आपने बैंक में पैसा बढ़ा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू तिलक सिंह। तिलक सिंह से हमें मिला टू तिलक सिंह, तो टू तिलक सिंह करके 5,000 रुपया हमारा बैंक में जमा हो गया।
अब क्या हुआ नेक्स्ट डे, जब 13 जनवरी 2023 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम तिलक सिंह, डिसऑनर, हमको एक दिन पहले चेक मिला था तिलक सिंह से और हमने उसको बैंक में जमा कर दिया। नेक्स्ट डे हमें इंटीमेशन मिली कि वो चेक आपका डिसऑनर हो गया, अनादृत हो गया। हिंदी में बोलते हैं अनादृत, जिसका पेमेंट नहीं होता है, बाउंस हो गया। तो ये चेक हमें डिसऑनर हो गया। अगेन एंट्री करेंगे केस में, क्योंकि बैंक में तो पैसा कम हो गया ना। तो 13 जनवरी बाई तिलक सिंह, अब आ जाएंगे बाई तिलक सिंह, कितना 5000 का। समझिए बात, जो एंट्री अगर हमने जमा किया हुआ है और वो चेक अगर बाउंस हो जाता है, वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं। ये तो चेक जमा हुआ था, वो कर दिया हमने, और जब चेक डिसऑनर हुआ तो हमने क्रेडिट में डिक्रीज हो गया बैलेंस, तो हमने क्रेडिट में पेमेंट साइड में दिखा दिया उसको। बात समझ में आ गई। 15 जनवरी 2023 ये तो चेक हमें मिला था। ये चेक हमें किससे मिला था? हमारा डेटर था तिलक सिंह, उससे मिला था और हमने उसको जमा किया और जमा होने के बाद वो डिसऑनर हो गया। अब हमने चेक इशू किया, आपने चेक इश्यूड टू मेवाड़ा, चेक इश्यूड टू मेवाड़ा, कितने का? 5000 का। हमने 5000 का चेक मेवाड़ा को दिया। 15 जनवरी को हम एंट्री करेंगे, क्योंकि ये पैसा हमारे बैंक से कम हो गया है, तो हम कम कर दिया। हमने पेमेंट करना था। कोई मेवाड़ा हमारे क्रेडिटर है, ये हमारे क्रेडिटर है, इनसे हमने माल खरीदा था। मेवाड़ा हमारे क्रेडिटर है, माल खरीदा था, तो हमने चेक इशू कर दिया। हमने कहा ये आपका पेमेंट है, ले लीजिए जाके। उन्होंने बैंक पे गए, बैंक में पैसा ले लिया, लेकिन मान लीजिए पैसा नहीं मिला। अब ये भी स्थिति आ सकती है कि आपको 16 जनवरी को पता चला, ये तो स्थिति नहीं बनी, लेकिन आपको दूसरी स्थिति बनी कि इश्यूड चेक डिसऑनर, जो आपने चेक इशू किया था वो डिसऑनर हो गया है। जब आपने चेक इशू किया था तो आपने एंट्री कर दी, बात खत्म हो गई। लेकिन जब दूसरा दिन आपको पता चला कि वो चेक डिसऑनर हो गया, तो आपने अगेन यहाँ एंट्री कर दी टू मेवाड़ा 5000 रुपीज। आज समझ में आ गई। चेक हमने एक डिपॉजिट किया था और वो डिसऑनर हो गया, फिर चेक हमने इशू किया और वो डिसऑनर हो गया। दोनों स्थितियों में कैसे कैसे एंट्री होगी हमने आपको बताया। अब ये चेक हमने कलेक्शन में भेजा था और वो कलेक्ट नहीं किया, तो बैंक चार्जेस लगाएगा। बैंक charged for dishonor of चेक डिसऑनर हुआ, उसने चार्जेस लगा दिया। अगेन जब बैंक में आपने भुगतान कर दिया तो भाई बैंक चार्जेस यहाँ लिखेंगे और बैंक की कॉलम में 50 रुपीज देंगे। सिंपल।
जो भी पैसा बैंक से भुगतान हो रहा है, पेमेंट हो रहा है या बैंक में डिक्रीज हो रहा है बैलेंस में, तो उसको क्रेडिट साइड में पेमेंट में दिखा दिया, तो उसको हमने पेमेंट में दिखा दिया, चार्ज कर दिया। ठीक, और क्या एंट्री हो सकती है बच्चों? तो ये बैंक से संबंधित ये एंट्रीज थी जो कि आपको बतानी जरूरी थी कि बैंक में क्या क्या एंट्री हो सकती है। कैश का निकालना या कैश का जमा करना, इसका मतलब कंट्रा एंट्री हो गई। और चेक से संबंधित ये एंट्री हो सकती है कि आपको चेक कैसे मिला और आपने उसको जमा कर दिया और बाद में डिसऑनर हो गया। डिसऑनर नहीं होता है तो बात यही खत्म हो जाती है। डिसऑनर हो गया तो अगेन हमने एंट्री कर दी। ऐसे चेक हमने इशू किया किसी को और वो चेक इशू किया, पेमेंट हो गया, कोई बात नहीं। अगर नहीं इशू हुआ, डिसऑनर हो गया, तो आगे में एक एंट्री बनेगी। बैंक में कोई चार्जेस लगा दिए तो उसकी एंट्री बनेगी। इसके अलावा आपको डिस्काउंट मिल सकता है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउट हमने बताया था, उसकी प्रॉपर जर्नल में ही एंट्री होगी, उसकी जर्नल प्रॉपर में ही एंट्री होगी। यहाँ पर बैंक कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ऐसे ही कोई चेक मिला, एक और स्थिति आ सकती है, आपको चेक मिला आपके डेटर से, तिलक सिंह ने आपको चेक दिया 10,000 का और आपका एक क्रेडिटर भी है जो 10,000 जिसको आपको पेमेंट करना है। आपने बैंक चेक के पीछे लिख दिया प्लीज़ मेक पेमेंट टू तिलक सिंह और मोहर लगा के दस्तखत कर दिए, इंडोर्स कर दिया, इसको इंडोर्स बोलते हैं। इंडोर्स कर दिया आपने तिलक सिंह के लिए, वो चेक आपने तिलक सिंह को दे दिया। अब कोई एंट्री यहाँ होगी बच्चों? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि आपके बैंक में जमा ही नहीं हुआ, ना तो बैंक में पैसा निकला ना बैंक में जमा हुआ, इसलिए इसकी एंट्री कोई नहीं होगी। इसकी आप जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे, जिससे चेक मिला उसको क्रेडिट देंगे, जिसको चेक दिया उसको डेबिट करेंगे। ठीक, और समझ में आ गई? अगर आपने कोई चेक मिला हुआ है और आपको इंडोर्स करके किसी दूसरे आदमी को दे दिया है तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, आपके प्रॉपर जर्नल में होगी, जिसको कि आप जिससे चेक मिला है उसको क्रेडिट देना है और जिसको आपने चेक इंडोर्स किया है उसको डेबिट करना है। ठीक, तो ये थोड़ी सी चेक के बारे में और बैंक की ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा सा था। तो मैं समझता हूँ अब आपकी डबल कॉलम कैश बुक में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ हमने ले ली है। अब डबल कॉलम कैश बुक का चैप्टर फिनिश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कैश बुक में एक आती है अब पेटी कैश बुक। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ ली और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ ली। अब आता है पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है बच्चों? अगेन व्यापार में जब काम बढ़ता जाता है तो उसको हम शॉर्ट कैसे करें, उसको हम कंट्रोल कैसे करें, इसके लिए प्रयास जारी रहते हैं। तो जैसे कि लेजर बनाते थे तो लेजर की जगह हमने क्या किया कि कैश बुक बनाने लग गए। कैश बुक में आपका लेजर का भी काम हो गया और जनरल का भी काम हो गया। ऐसे ही बड़ी बड़ी एंट्रीज के साथ अब छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं। भाड़ा दे दिया, पोस्टेज दे दिया, है ना, स्टेशनरी खरीद के ले आए, पेन खरीद के ले आए, मतलब छोटे छोटे ऐसे खर्चे होते हैं। उसको अगर कैश बुक में इंक्लूड करेंगे तो कैश बुक बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसको छोटा करने के लिए हमने क्या किया, कैश बुक की एक सब ब्रांच बनाई, उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक, मतलब खुदरा, लघु, आप हिंदी में लघु रोकड़ बही या खुदरा रोकड़ बही या पेटी कैश बुक, जो भी आप समझ सकते हैं वो समझिए, ये तीनों नाम है उसके। उसको बनाया, उसको किस लिए बनाया कि हमारे छोटे मोटे पेमेंट उसमें होते रहेंगे। एक छोटा कैशियर बिठा दिया वहाँ, जो जिसको पेटी कैशियर बोलते हैं, और वो पेमेंट ऐसे करता रहता है। तो ये कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे बनाते हैं? ये दो तरीके से बनाई जाती है। एक तो होती है सिंपल पेटी कैश बुक, एक सिंपल पेटी कैश बुक, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि पेटी कैशियर को बिठाया और एक एस्टिमेट कर लिया कि भाई कितना पैसा लगेगा आज, 1,000 रुपये 2,000 रुपये उसको पकड़ा दिए और कि ये अपना पेमेंट करते रहना। उसने वो 1-2 हज़ार रुपये खर्च किए, आके अपना हिसाब दे दिया। अगेन हमने उसको जो हेड कैशियर होता है या चीफ कैशियर होता है, जो भी हो उस कंसर्न, वो उसको अगेन दूसरा अमाउंट दे देता है, तो वो फिर पेमेंट करता रहता है। ये तो हो गया सिंपल का। एक होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि एक लिमिट बना दी जाती है। मान लीजिए 10,000 की लिमिट बना दी हमने
कि पेटी कैशियर को हम 10,000 रुपये देंगे। अब 10,000 रुपये उसको दे दिए, उसने खर्चे करते रहा और खर्च के बाद एक बता दिया आगे कि इतने पैसे खर्च हो गए, मान लीजिए 4,000 रुपये खर्च हो गए, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, वो उसमें 4,000 रुपये और उसको दे दिए जाएंगे, उसका बैलेंस 10,000 रुपये ही रखा जाएगा। 10,000 की लिमिट बनाई गई है तो वो 10,000 ही रहेगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई कि एक तो सिंपल जिसमें कि हमने पैसे दिए और उनका हिसाब ले लिया, उसको कैश बुक में शामिल कर लिया। दूसरा ये इम्प्रेस सिस्टम बनाया, ये एक सर्टेन लिमिट बना दी कि हमारा एस्टीमेट इतना का खर्चा हो सकता है, उतना पैसा हम उसको हमेशा दिए रहेंगे। आज मान लो 4,000 खर्च हो गए, कल 8,000 खर्च हो गए तो 8,000 उसको रिम्बर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो चलता ऑनगोइंग चलता रहता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा एक तो ये होता है कि बहुत सारा काम बच जाता है कैश बुक में। दूसरा फ़ायदा ये होता है छोटी छोटी जिनमें गलती की संभावना कम होती है ना, वो तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। तीसरी बात होती है कि ये जो बड़ा अमाउंट नहीं होता तो हमें फ्रॉड होने के चांसेस एक लिमिट तक सीमित हो जाते हैं, इसलिए ये बनाया जाता है। सबसे पहले तो काम की अधिकता को रोकने के लिए, दूसरा फ्रॉड और तीसरा हमारी देखरेख बनी रहती है। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है। अब पेटी कैश बुक बनाने की विधियाँ वो भी दो तरीके से बनाई जाती है। एक तो सिंपल पेटी कैश बुक होती है, एक एनालिटिकल। सिंपल मतलब साधारण और एनालिटिकल विश्लेषणात्मक। सिंपल पेटी कैश बुक होना, सिंपल पेटी कैश बुक जैसा कि हमने बताया इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक तो अमाउंट रिसीप्ट का और दूसरा होता है पेमेंट का। 2 कॉलम में ये बनाई जाती है, इसलिए इसको सिंपल पेटी कैश बुक कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रोफॉर्मा के बारे में समझ लेते हैं कि क्या प्रोफॉर्मा होता है। प्रोफॉर्मा को डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग यही होगा, इन द बुक्स ऑफ, या आप लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, है ना, फर्म का नाम आ जाएगा। यहां आप लिख देंगे पेटी कैश बुक। ठीक बच्चों, ये इसका हेडिंग हो गया। अब इसमें कॉलम क्या क्या होते हैं वो मैं आपको जरा समझा दूं। अमाउंट रिसीप्ट का होता है, एलएफ होता है, डेट होती है और पार्टिकुलर्स होता है, और लेजर फोलियो होता है और वाउचर नंबर होता है और अगेन अमाउंट होता है। अब एक एक को मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे अमाउंट रिसीप्ट, ये अमाउंट कौन होता है? हेड कैशियर से जो पेटी कैशियर होता है ना, जो छोटा वाला कैशियर होता है, वो अमाउंट कुछ ले लेता है अपने पास, तो ये वो अमाउंट होता है, यहीं से रिसीव होता है। और इसमें कोई रिसीप्ट नहीं आती पेटी कैश में। पेटी कैश में रिसीव या तो बैंक से पेमेंट ले लेगा या जो आपके फर्म का जो कैशियर है ना, चीफ कैशियर है, उससे ले लेगा। तो ये वो है। ये आता है एलएफ नंबर। एलएफ नंबर हम क्या करते हैं कि जो एक पेटी कैश अकाउंट भी खोलते हैं लेजर में। लेजर में क्या खोलते हैं? पेटी कैश अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि हमें पेटी कैश में पैसा चाहिए होता है। अभी मैं जर्नल एंट्री बताऊंगा उसमें से, तो उसका फोलियो यहाँ पड़ता है। ये होता है आपका कैश बुक फोलियो। कैश बुक फोलियो, आपने कैश लिया चीफ कैशियर से, तो वो जहाँ पे अमाउंट लिखेगा ना, उसका फोलियो नंबर, उसका रेफरेंस दिया जाता है। अब यहाँ पे आती है डेट, किस डेट को आपका ट्रांजैक्शन हुआ, किस डेट को आपका लेन देन हुआ। ये आ गया आपका पार्टिकुलर्स। इसमें जिस हेड से पैसा आ रहा है उसको विवरण दे देंगे, हेड्स ऑफ द, अगेन एलएफ। अब ये लेजर फोलियो कौन सा आएगा? ये लेजर फोलियो वो आएगा जो आप यहाँ एक्सपेंसेस लिखेंगे ना, उसके जो लेजर में अकाउंट खोलेंगे वो लेजर फोलियो यहाँ पे आएगा।
और यहाँ पे आएगा आपका वाउचर नंबर और यहाँ पे आएगा अमाउंट। वाउचर का जो नंबर होगा वो यहाँ लिख देंगे और अमाउंट जितना है वो यहाँ लिख देंगे। तो इतने ये पेटी कैश बुक का एक प्रोफॉर्मा है, स्टैंडर्ड प्रोफॉर्मा। इसमें से आप LF कैश बुक फॉर योर नंबर, और ये तो आपके अभी प्रैक्टिकल में नहीं है, ये जब काम करते हैं ना उस टाइम काम आते हैं। अभी तो ये केवल आपको प्रोफॉर्मा समझाने के लिए मैंने बताया कि क्या क्या चाहिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, एक एंट्रीज लेंगे और उन एंट्रीज को यहाँ लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, प्रिपेयर ए सिंपल पेटी कैश बुक from the following transactions. ऐसा एक क्वेश्चन होगा आपके और उसमें ट्रांजैक्शन नंबर 1, मान लीजिए ये 1 जनवरी है, तो यहाँ पर 2/23 1 Jan 2023 drew a cash from bank for petty expenses. Rupees 10,000. बैंक से कैश निकाला है 10,000 पेटी एक्सपेंसेस के लिए। अब देखिएगा 1 जनवरी 2000 डेट का कॉलम है यहाँ पर 2023 1 जनवरी, ठीक है ना। और आपने कैश निकाला है तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक। अब टू बैंक क्यों लिखेंगे बच्चों, टू बैंक क्यों लिखेंगे आपको मैं समझाऊंगा। ड्रू ए कैश फ्रॉम बैंक, एक जो हमने अकाउंट बताया था कि पेटी कैश अकाउंट एक खोलेंगे, ये किसके लिए निकाला, पेटी एक्सपेंसेस के लिए निकाला। तो यहाँ पे एक एक्सपेंसेस का अकाउंट खोला जाएगा जिसको बोलेंगे पेटी एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है ना। और टू बैंक, बैंक से हमें पैसा निकालना है, बैंक में पैसा कम हो गया, बैंक में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। और पेटी एक्सपेंसेस के लिए निकालना है, इसलिए पेटी एक्सपेंसेस को यहाँ से पैसा कम गया, पेटी एक्सपेंसेस में गया, तो इसमें पैसा आया है, तो इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया है और इसको हमने क्रेडिट कर दिया है। अब चूंकि ये क्रेडिट हो रहा है ना, और ये बना रहे आप पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक बना रहे हैं ये वाले, तो क्या करेंगे टू बैंक और कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट में लिखेंगे 10,000। दूसरी बात, दूसरे तरीके से, ये तो हो गया आपका जो हमने पढ़ा है अभी तक को। पेटी कैश बुक के हिसाब से समझिए, रिसीट का डेबिट में, रिसीट यहाँ पे है डेबिट, इधर लिख देते हैं लेफ्ट साइड में, सारे अकाउंट्स में ऐसे ही लिखते हैं, डेबिट साइड में रिसीट लिख देते हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो लिखेंगे। तो अभी हमें रिसीट हुआ है इस पेटी कैश में, इसलिए हमने इसको 10,000 यहाँ लिखा है। ये सारी चीज़ मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे कि ये भाई टू बैंक अकाउंट कहाँ से कर दिया गया। बैंक से हमने पैसा निकाला है तो बैंक में पैसा कम हो गया तो वो क्रेडिट हो गया है, और पेटी एक्सपेंसेस के लिए निकाला है तो पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब चूंकि ये पेटी कैश बुक बन रही है तो हम इसमें यहाँ पे रिसीट में दिखाएंगे, ठीक। नंबर सेकेंड आता है 5 जनवरी 2023, ट्रेवलिंग expenses
पेड ₹1000। अब हमने क्या किया, ट्रेवल, ये छोटे वाले खर्चे हैं वही हमें पेमेंट करने हैं। इससे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में हमने ₹1000 पेमेंट कर दिया। यहाँ डेट डालेंगे 5 जनवरी। अब लिख देंगे बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और अमाउंट में 1000। अब बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्यों लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। जब कोई एक्सपेंस होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस है, डेबिट होते हैं टू कैश होना चाहिए, लेकिन यार टू पेटी कैश से दे रहे हैं, इसलिए टू पेटी कैश। ये तो था, पेटी कैश में अमाउंट कम हो जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट का कॉलम है ये, और इसका वो रेफरेंस देंगे। तो बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1000। तो सारे एक्सपेंसेस में यही बाई इसलिए आएगा क्योंकि हम इसको क्रेडिट देंगे, और क्रेडिट का कॉलम है ये, इसलिए हमने इसको बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। ठीक बात समझ गए होंगे कि बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्यों लिखा। थर्ड आ जाइए, 8 जनवरी 2023 टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड ₹500। 8 जनवरी लिख देंगे, बाई टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख देंगे, और 500 लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। 4th आ रहा है, 10 जनवरी 2023 पोस्टेज पेड ₹100 पोस्टेज पेड कर दिया। 10th जनवरी बाई पोस्टेज अकाउंट है ना 100। फिर आगे 15th जनवरी 2023 कार्टेज पेड ₹250। 11 जनवरी बाई कार्टेज एक्सपेंसेस 250। ठीक है बच्चों। 6th आ गया, लिखते चले जाइए कुछ भी। 20th जनवरी 2023 लीजिए ट्रेवलिंग टेलीफोन पोस्टेज कार्टेज बस फेयर ₹60। तो लिख देंगे यहाँ पे 20th जनवरी बाई बस फेयर अकाउंट 60। वैसे ऐसे अकाउंट भी जैसे कि जो अकेजनली आते हैं, बस फेयर आ गया, ऑटो एक्सपेंसेस आ गया, है ना, जो कभी कभी आते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख देते हैं। उसके लिए जो रोज नहीं खर्चे होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होती है, उनको बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस कर देते हैं 60। ठीक है ना। यहाँ भी बस फेयर नहीं लिखेंगे क्योंकि बस फेयर का ज़्यादा नहीं पेमेंट होता है, तो यहाँ लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंडिचर। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से ये सारे खर्चे, हम छोटे छोटे खर्चे जो है ना, वो यहाँ पे नोट करते चले जाते हैं सिंपल कैश में। एक कॉलम रिसीट का है, एक कॉलम पेमेंट का है, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं। अब इसमें जो खास बात आती है वो इसको बैलेंसिंग करने के लिए, जैसे कि अकाउंट्स को बैलेंस करते थे वैसे ही हमें इसको भी बैलेंस करना है, पेटी कैश बुक को भी बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते थे, हम क्या करते थे, आपको पता है कि रिसीट वाला जो कॉलम है वो हमेशा एक्सीड होता है, एक्सीड करता है। यही एक्सीड करेगा तो इसका टोटल हम
पहले यहाँ लिख लेते हैं 10,000, ठीक। और इस कॉलम में भी इसके बराबर में ही 10,000 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ मान लीजिए हमारा 30 जनवरी को ये महीना क्लोज होता है और तब हमें हिसाब देना है, तो लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है ना। अब कितना बैलेंस हो गया, 0 आ गया, 9 20, ₹8,090 हमारे पास पेटी कैश में कैश बचा हुआ है। 8,090 हमारे पास बचा हुआ है। अगेन हम वही करेंगे कि यहाँ पे इसको जो डेट है ना वो आ जाएगी 2023 और 1 Feb बाई बैलेंस BT 8090। ये तो हो गया सिंपल सिस्टम से जब बनाते हैं। अगर इम्प्रेस सिस्टम होगा और 10,000 आपने फिक्स किया हुआ है, बात समझ लीजिएगा। हम पेटी कैश को 2 सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं, एक सिंपल सिस्टम और एक इम्प्रेस सिस्टम। 2 तरीके से बना सकते हैं, सिंपल कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिक कैश बुक। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। हम सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं 2 तरीके का, हम कैश बुक बना सकते हैं 2 तरीके से। तो अगर हमने सिंपल सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है तो ये बात यही खत्म हो जाएगी। अगर हमने अडॉप्ट किया हुआ है इम्प्रेस्ड सिस्टम, तब क्या होगा कि कैशियर को ये जो बचा हुआ है ना 910 रुपीज़, ये इसको फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लिमिट है 10,000 की। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर टू बैंक अकाउंट, जिस दिन निकालें 1 फरवरी को ही मान लीजिए निकाला, टू बैंक या कैश कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर 910 का और मिला के ये 10,000 इसका कर दिया जाएगा। अगर इम्प्रेस से लिखा है, अगर इम्प्रेस सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है फर्म ने, तब हम इसको 10,000 पक्का कर देंगे और ये अगेन फिर हम ऐसे ही अकाउंट चलाते रहेंगे, ऐसे ही वो चलता रहेगा, 10,000 हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर सिंपल किया हुआ है तो इतने का हिसाब दे दिया हमने, इतना हमारे पास कैश बचा। अगर दूसरे दिन कितना मिलता है, या 1 वीक के लिए आपने बनाया हुआ, एक 15 दिन के लिए बनाया हुआ, 1 महीने के लिए बनाया हुआ है, तो उस दिन तक हम पूरा हिसाब ये बना के चीफ कैशियर को दे देंगे कि भैया ये आपका हिसाब हो गया, ये आपका अकाउंट है पेटी एक्सपेंसेस का, और बाकी पैसा ये है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इम्प्रेस्ड है तो ये इस तरीके से चलता रहेगा आपका अकाउंट। सिंपल पेटी कैश बुक आज आपने समझा, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, इसका बैलेंसिंग करना। और ये कैश बुक में क्या करेंगे, ये जो हम लाए हैं एंट्री कहाँ से लाए, कैश बुक में भी एंट्री होगी। कैश बुक का ये प्रोफार्मा होता है, अभी पूरे कॉलम नहीं बना रहा हूँ, डेट, पार्टिकुलर्स, और एक कैश का होता है और एक बैंक का होता है। ऐसे ही इधर होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, एक बैंक का और एक कैश का, ठीक है ना। अब जो हमने कैश की 10,000 लिया है तो हमें यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा। इसमें हमने डेबिट में दिखाया है, तो यहाँ पे क्रेडिट में यहाँ से पेमेंट हुआ है, वो डेट डालेंगे 1 जनवरी लिखी, तो 1 जनवरी यहाँ भी लिखेंगे 2023, और बाई पेटी कैश, बाई पेटी कैश कौन से कॉलम में, चूंकि ये बैंक से निकाला गया है तो बैंक से 10,000, अगर कैश से होता तो कैश वाले कॉलम में 10,000। ये जब हम पेटी कैश को अमाउंट देते हैं, उसकी एंट्री क्या करते हैं पेटी कैश की, हमने आपको बताया पेटी कैश
एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, यही तो होगा, टू बैंक या टू कैश। तो अब जब पेटी कैश में या एंट्री करेंगे कैश बुक में तब ये एंट्री आ जाएगी। बात समझ में आएगी कि हमें जब कैश बुक में एंट्री करते हैं, यहाँ तो डेबिट में आ रहा है लेकिन यहाँ से कैश बुक से हमें पेमेंट हो रहा है, तो ये एंट्री कर देते हैं। अब जब हम ये हिसाब दे देंगे तब एक एंट्री और करनी पड़ेगी, वो हम जब आपको एनालिटिकल बताएंगे ना, और जब कैश बुक क्लोज करेंगे तब वो कैश बुक में फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आज यहाँ तक आप समझिए, और सिंपल कॉलम कैश बुक, अब एनालिटिकल कैश बुक को और हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में और सारी चीज़ बताएंगे। उसके बाद कैश बुक का कॉलम फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, है ना, वो सारी बुक्स के बारे में पढ़ के इसको ख़त्म करेंगे। ओके ओके बच्चों, इसको देखिए, आप समझिए, और कोई सब चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।